जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट कॉजेस पॉवर्टी। पॉवर्टी इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। गरीबी हम कैसे समझाते हैं कि इंडिविजुअल के क्या हालात है, क्या कंडीशन है एक गरीब की, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके कैसे पहचाना जाता है। Some examples are low level of education and skills, the infirmity, ill health, sickness, discrimination. कुछ उसके एग्जाम्पल जो हैं वो है बहुत ही कम स्तर का एजुकेशन का होना, कला का होना, आप में इतनी कैपेबिलिटी हो, कला हो, आप दुर्बल हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, बीमार हैं, या फिर भेदभाव। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं पॉवर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। These can be caused as a result of social, economic and political inequality. अब ये किस वजह का नतीजा है? सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर असमानता, सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक तौर पे आपको बाहर रखा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और इनडेफिनेट कर्जा चढ़ा होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, साथ ही साथ वेल्थ का असमान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना। एग्रीगेट पॉवर्टी इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। एग्रीगेट पॉवर्टी हम किसे कहते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी को। पॉवर्टी इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय जनरल इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स such as low capital formation, lack of infrastructure, lack of demand, pressure of population, lack of social welfare nets. पॉवर्टी ऐसे भी एक्सप्लेन करी जा सकती है जनरल, उसमें इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे लो कैपिटल फॉर्मेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिमांड की कमी है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल वेलफेयर नेट्स बहुत उसकी कमी है। इन चैप्टर 1 यू हैव रेड अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। Although the final impact of British rule on Indian living standard is being still debated, there is no doubt that there was a substantial negative impact on the Indian economy and the standard of the living of people. जो फाइनल असर रहा ब्रिटिश रूल का इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड पर, उसमें आज भी बहस होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पर भी और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उस पर भी। There was substantial deindustrialization in India under the British rule. उस समय पूरी तरह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो ना के बराबर थी ब्रिटिश रूल के अंदर। Imports of manufactured cotton cloth from Lancashire in England displaced much local production and India reverted to being an exporter of cotton yarn, not cloth. अब बाहर से जो कॉटन क्लॉथ था वो लैंकाशायर से, इंग्लैंड से आ रहा था, उसने क्या किया, हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्शन को एक तरह से डिस्प्लेस कर दिया और इंडिया जो है कहाँ एक एक्सपोर्टर थी कॉटन यार्न की, वो एक्सपोर्टर बन गई कॉटन यार्न की बजाय क्लॉथ के। एज ओवर 70% ऑफ इंडियंस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश राज पीरियड। द इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर वॉज मोर इम्पोर्टेंट ऑन स्टैंडर्ड लिविंग देन एनीथिंग एल्स। लगभग 70% से ज्यादा इंडियन जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं और ये पूरा ब्रिटिश पीरियड के दौरान रहा। तो जो असर पड़ा इस सेक्टर पे वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बजाय किसी और चीज की। ब्रिटिश पॉलिसीज इन्वॉल्व शार्पली रेजिंग रूरल टैक्सेस दैट एनेबल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी उसमें क्या था, उन्होंने गांव में टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे, वो और बड़े लैंड ओनर्स बन गए। Under the British, India began to export food grains and as a result, as many as 26 million people died in famines between 1875 and 1900. इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्सपोर्ट कर रही थी अनाज को, नतीजा क्या हुआ, 26 मिलियन लोग जो हैं वो सूखे से यहाँ पे भुखमरी से मर गए 1875 से 1900 के बीच में। Britain's main goals from the Raj was to provide a market for British export, to have India service its debt payments to Britain, and for India to provide manpower for British imperial armies. ब्रिटिशर्स का मुख्य गोल क्या था, यानी जो ब्रिटेन थी उसका मेन उद्देश्य क्या था कि उसने अपने राज्य में एक ऐसा मार्केट बना लिया कि उसको ये था जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए मार्केट मिल गया। दूसरा, इंडिया जो है उसकी जो कर्जे चुकाने हैं उसको क्या कहते हैं, उसका काम इंडिया कर रहा है। और साथ ही साथ इंडिया जो है अगर ब्रिटिश को आर्मीज की जरूरत है या इंपीरियल आर्मीज की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, तो उस टाइम पे इंडिया जो है वो मैन पावर भी प्रोवाइड करा था। तो एक तरह से अपने लिए उन्होंने पूरी तरह से इंडिया का इस्तेमाल किया। द ब्रिटिश राज impoverished millions of people in India. ब्रिटिश राज ने एक तरह से इंडिया के लाखों लोगों को निर्धन बना दिया। Our natural resources were plundered, our industries worked to produce goods at low prices for British and our food grains were exported.
अब हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज थे उनको वो ले जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। इंडस्ट्रीज जो हैं उन गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं जो बहुत ही कम दामों पर हैं और ब्रिटिशर्स के लिए। हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। Many died due to famine and hunger. इसमें बहुत से लोग भूखमरी से मर गए। In 1857-58, anger at the overthrow of many local leaders, extremely high taxes imposed on peasants, and other resentments boiled over in revolt against British rule by the sepoys. अब 1857-58 में एक तरह से गुस्सा जो है कि बहुत सारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको हटाना, एक्सट्रीमली हाई टैक्सेस जो है किसानों पे लगा देना, और भी बहुत सारी परेशानियां थी, जिससे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। सिपॉइज ने, इंडियन ट्रूप्स कमांडेड बाय द ब्रिटिश। अब ये जो इंडियन ट्रूप्स थे जो कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, उन सब ने एक तरह से रिवोल्ट कर दिया। इवन टुडे एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड लैंड इज द प्राइमरी एसेट ऑफ रूरल पीपल। आज भी एग्रीकल्चर मुख्य मोड है एक तरह से जीविका का, और लैंड जो है वो एक तरह से गांव के लोगों की एक ही चीज होती है जो उनके पास होती है। Ownership of land is an important determinant of material well-being, and those who have owned some land have better chance to improve their living condition. Ownership एक लैंड की मिलना ये बहुत ही important चीज है वेल-बीइंग के लिए। साथ ही साथ जिनके पास अपनी कुछ जमीन होती है उनके पास कुछ चांसेस होते हैं कि वो अपनी लिविंग कंडीशन सुधार सके। Since independence, the government has attempted to redistribute land and has taken land from those who have large amounts to distribute it to those who do not have any land but work on the land as wage laborers. इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो लैंड है उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उन लोगों से लैंड ले ली जाए जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। साथ ही साथ उन जमीनों को उन लोगों को दे दिया जाए जिनके पास कोई जमीन नहीं है लेकिन दूसरों की जमीन पर एक तरह से मजदूरों के तौर पे काम करते हैं। However, this move was successful only to a limited extent, as large sections of agriculture workers were not able to farm the small holdings that they now possessed, as they did not have either money or skill to make the land productive, and the land holdings were too small to be viable. अब ये जो मूव था, ये जो कदम था, ये सक्सेसफुल तो था पर एक कुछ हद तक, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन जो एग्रीकल्चर वर्कर्स का था, अब उनके पास जो है जो छोटी छोटी होल्डिंग्स थी फार्म की, उसमें वो खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था, उनके पास उतनी काबिलियत नहीं थी कि वो लैंड को उपजाऊ बना सके, और जो लैंड होल्डिंग्स थी वो इतनी छोटी थी कि वो पूरी तरह से एक तरह से खेती के काम भी आ सके। A large section of the rural poor in India are the small farmers. अब बहुत बड़ा तबका जो गांव के गरीब लोग हैं इंडिया में वो मेनली किसान है, छोटे छोटे किसान है। The land that they have in general is less fertile and dependent on rains. जो जमीन उनके पास है वो बहुत कम उपजाऊ है और पूरी तरह से ये लोग बारिश पर निर्भर हैं। Their survival depends on subsistence crops and sometimes on livestock. अब उनका जो सर्वाइवल है वो या तो क्रॉप्स पे डिपेंड करता है या फिर जो उनका लाइफ स्टॉक है यानी जो उनके पास जानवर हैं उस पर डिपेंड करता है। With the rapid growth of population and without alternative sources of employment, the per head availability of land for cultivation has steadily declined, leading to the fragmentation of land holdings. जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और बिना कोई ऑल्टरनेटिव होने के कि एम्प्लॉयमेंट का कोई और सोर्स जनरेट हो, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है लैंड की कल्टीवेशन के लिए उसमें लगातार कमी आ रही है और नतीजा क्या हो रहा है कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही हैं। The income from these small land holdings is not sufficient to meet the family's basic requirement. अब ये जो छोटी छोटी जमीनें हैं इनसे इतनी इनकम नहीं होती कि फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा किया जा सके। You must have heard about the farmers committing suicide due to their inability to pay back the loans that they have taken for cultivation and other domestic needs as their crops have failed due to drought or other natural calamities. आपने सुना होगा कि वो किसान जो कि सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो जो है लोन नहीं चुका पाते हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो लोन लिया था या कर्जा लिया था कल्टीवेशन के लिए या और जो घरेलू जरूरतें हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई सूखे की वजह से या और जो प्राकृतिक आपदा आ गई उसके कारण। The scheduled caste and the scheduled tribes are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sectors of the urban and rural economy as they do not have the necessary knowledge and skills to do so. अब जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो हिस्सा नहीं ले पाते
जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट के मौके निकलते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे अर्बन में हो या रूरल इकोनॉमी हो, क्योंकि उनके पास उतनी जानकारी नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है कि वो उस काम को फायदा उठा सकें, उस मौके का फायदा उठा सकें। द अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल who migrate to urban areas in search of employment and a livelihood। जो अर्बन पुअर हैं यानी शहर में जो गरीब हैं, वो ज्यादातर गांव से आए हुए वो लोग हैं जो शहरों में आ गए हैं काम की तलाश में या जीविका की तलाश में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू एब्सॉर्ब ऑल दीज पीपल। अब इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता कि इन सारे लोगों को काम मिल जाए। मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमिनेंटली एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबर्स। तो इसमें ज्यादातर जो अर्बन पुअर हैं वो या तो बेरोजगार हैं या फिर कैजुअल लेबर के तौर पर एम्प्लॉयड हैं। कैजुअल लेबर्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी एज दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नो एसेट्स, लिमिटेड स्किल्स, स्पेयर्स अपॉर्चुनिटीज एंड नो सरप्लस टू सस्टेन दैट। कैजुअल लेबर्स जो हैं और ज्यादा बुरी हालत में हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, क्योंकि उनके पास ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, दूसरा कोई उनके पास साधन अपने कोई एसेट्स नहीं है, उनके पास जो कला है वो बहुत सीमित है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिससे वो अपना और गुजर बसर कर पाए। पॉवर्टी इज देयरफॉर आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी इसीलिए जो है पूरी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है उसके नेचर से जुड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल एंड इंटरमिनेंट नेचर ऑफ वर्क in both rural and urban areas that compel indebtedness in turn reinforce poverty। अनएम्प्लॉयमेंट कहो या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहो या ये जो कैजुअल और इंटरमिनेंट नेचर है वर्क का, चाहे रूरल में हो या अर्बन एरियाज में हो, इससे क्या होता है और ज्यादा कर्जा बढ़ता है। कहने को ये एक तरह से गरीबी सींचते हैं। इनडेप्टनेस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ पोवर्टी। जो लोग कर्जा ले लेते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी का। A steep rise in the price of food grains and other essential goods at a rate higher than the price of luxury goods further intensifies the hardships and deprivation of lower income groups। अब जहां एक तरफ जो अनाज के दाम हैं या और जो जरूरी सामान है उसके दाम में एकदम से बढ़ोतरी हो जाए, कहीं ज्यादा जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनसे भी ज्यादा आप उनके दाम बढ़ा दें, उससे क्या होता है जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है, वो ऐसे में इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद पाते। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स हैज आल्सो लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, एसेट्स का, इसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया में गरीबी है। ऑल दिस हैज क्रिएटेड टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन सोसाइटीज। अब इसकी वजह से समाज में दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। Those who possess the means of production and earn good incomes and those who have only their labor to trade for survival। एक वो है जिनके पास उत्पादन के साधन हैं और वो उससे अच्छा इनकम कमाते हैं, दूसरा जो सिर्फ लेबर की तरह है और जो है इधर उधर घूमते हैं ताकि वो अपने को सरवाइव कर पाएं। Over the years the gap between the rich and the poor in India has widened। इतने सालों में जो गैप है रिच और पुअर के बीच में इंडिया के अंदर वो काफी बढ़ा है। Poverty is a multi-dimensional challenge for India that needs to be addressed on a war footing। और पॉवर्टी एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है इंडिया के लिए जिसको युद्ध स्तर पर अगर लड़ना है तो उसको युद्ध स्तर पे ही लड़ना होगा, तभी हमारे यहाँ कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। वो करते हैं अगले वीडियो में।